ईरान में 28 दिसंबर 2025 को एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। लोग खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। शुरुआत में यह प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस और सेना के बल प्रयोग के बाद माहौल बदल गया। जैसे जैसे हताहत होने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे लोगों का गुस्सा भी बढ़ने लगा। फिर वे सरकारी इमारतों और मस्जिदों में तोड़फोड़ करने लगे। कई जगहों पर आगजनी की भी खबर है। आलम यह है कि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी को भी नुकसान की बात स्वीकार करनी पड़ी है। 11 जनवरी को न्यूज एजेंसी तस्नीम ने दावा किया कि अब तक की हिंसा में सुरक्षा बलों के 109 जवान मारे गए हैं। सरकार ने 3 दिनों के शोक का ऐलान भी किया है। अगर इतने सरकारी लोगों की मौत हुई है, फिर प्रदर्शनकारियों को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया संस्थान ये बताने से बच रहे हैं। हालांकि वेस्टर्न मीडिया में कहा जा रहा है कि ये संख्या 60 से 100 के बीच है। कई रिपोर्ट्स में संख्या 500 के पार बताई जा रही है। ईरान का प्रोटेस्ट उसकी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने सेना उतारने की धमकी दे दी है। वे लंबे समय से ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे हैं। इस बार उन्हें अच्छा मौका मिल गया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल ने दखल दिया तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। इन सब के बीच ईरान सरकार बैकफुट पर जाती दिख रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रदर्शनकारियों से बैठकर बात करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मांगों को सुनने और अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन उनकी अपील से कोई अंतर नहीं पड़ता दिख रहा है। 12 जनवरी को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स को मिलने बुलाया। अरागची ने उनके सामने दावा किया कि प्रोटेस्ट में कुछ आतंकवादी घुस आए थे। वे जानबूझकर हिंसा फैला रहे थे ताकि अमेरिका को ईरान पर हमला करने का बहाना मिल सके। अरागची ने यह भी कहा कि सिचुएशन अब कंट्रोल में है। हालांकि उनके दावों पर अभी संशय है। प्रदर्शनकारियों और कुछ विदेशी ताकतें सत्ता परिवर्तन से कम पर मानने को तैयार नहीं है। वैसे ईरान में इस तरह के प्रोटेस्ट पहले भी हुए। कई बार पूरा सिस्टम बदलना पड़ा, लेकिन कुछ दफा सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आज हम आपको ईरान में पिछले 125 वर्षों में हुए कुछ बड़े प्रदर्शनों की कहानी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, संविधान क्रांति। 20वीं सदी में ईरान में पहला बड़ा प्रोटेस्ट 1905 में हुआ था, भ्रष्टाचार और विदेशी दखल के खिलाफ। तब ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था और वहां निरंकुश राजशाही चलती थी। 1905 में पर्शिया पर कजार वंश का शासन था। राजा थे मुजफ्फरुद्दीन शाह कजार। प्रोटेस्ट के दबाव में उनको नया संविधान लागू करना पड़ा। इस संविधान ने आम लोगों को बुनियादी अधिकार दिए, उन्हें कानून के सामने बराबरी का दर्जा मिला। इसके अलावा राजा की शक्तियों को कम किया गया और पहली मजलिस यानी संसद का रास्ता भी साफ हुआ। इस संसद में अल्पसंख्यकों को भी सीट दी गई थी। इस तरह ईरान पर्शिया में संवैधानिक राजशाही आई, जैसी व्यवस्था ब्रिटेन में है। राजा हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, उनका पद हेरिडेटरी होता है, जबकि सरकार चलाने की जिम्मेदारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास रहती है। लेकिन संविधान बनने के 1 बरस बाद ही राजा की मौत हो गई। तब उनका बेटा मोहम्मद अली मिर्जा गद्दी पर बैठा। उन्होंने ब्रिटेन और रूस से हाथ मिला लिया और संसद पर हमला कर दिया। फिर संसद और संविधान दोनों को भंग कर दिया गया। संविधान के समर्थक इसके खिलाफ फिर से सड़कों पर उतरे। प्रोटेस्ट इतना बढ़ा कि 1909 में मोहम्मद अली मिर्जा को गद्दी छोड़नी पड़ी। फिर उनके बेटे अहमद मिर्जा राजा बने। उन्होंने संविधान और संसद को दोबारा बहाल कर दिया। ये वाला संविधान 1979 की इस्लामिक क्रांति तक चला, जबकि संसद आज तक कायम है। नंबर 2, तेल क्रांति। 1925 में ईरान में पहलवी वंश का शासन आ चुका था। इसकी स्थापना रेजा शाह नाम के एक सैनिक ने की थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बीच ब्रिटेन और रूस ने उनको गद्दी से उतार दिया। उनकी जगह उनके बड़े बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को राजा बना दिया गया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर चालू हो गया। क्योंकि ईरान में कच्चे तेल का बड़ा भंडार था और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से भी अहम था, इसलिए कोल्ड वॉर की छाया पड़नी लाजमी थी। ईरान की चाबी पश्चिमी देशों के पास थी, क्योंकि मोहम्मद रेजा पहलवी ब्रिटेन और अमेरिका के वफादार बन गए थे। तो उनकी मर्जी के हिसाब से नीतियां बनाने लगे थे। कुछ समय तक तो ये ठीक चला, लेकिन 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में उन्हें एक वकील के विरोध का सामना करना पड़ा। उनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। मोसादेक पश्चिमी देशों की मनमानी के खिलाफ थे। उन्होंने तेल से होने वाली कमाई में पारदर्शिता लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसका पैसा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए।
फिर 1951 में उन्होंने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी AIOC को नेशनलाइज करने का अभियान चलाया। इस कंपनी को अब हम ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। मोसादेक का मानना था कि AIOC ईरान के संसाधनों को लूट रही है। उनकी पहल के बाद संसद में वोटिंग हुई, AIOC को नेशनलाइज करने का प्रस्ताव पास हो गया। इसके बाद शाह की कठपुतली प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब संसद ने मोहम्मद मोसादेक को प्रधानमंत्री चुन लिया। मोसादेक ने प्रधानमंत्री बनते ही AIOC का लाइसेंस रद्द कर दिया। इससे ब्रिटेन बुरी तरीके से नाराज हो गया। उसने मोसादेक की तख्तापलट की तैयारी शुरू कर दी। इस मिशन में उसको अमेरिका का साथ भी मिला। फिर सिलसिलेवार ढंग से मोसादेक के खिलाफ माहौल बनाया गया। अखबारों और पत्रिकाओं में लेख लिखकर उन्हें भ्रष्ट, इस्लाम विरोधी और कम्युनिस्ट साबित किया गया। मुस्लिम नेताओं पर हमले कराए गए। फिर प्रचार किया गया कि ये हमले मोसादेक ने करवाए हैं। इसके अलावा हजारों लोगों को पैसे देकर प्रोटेस्ट के लिए तैयार किया गया। इन सब के पीछे ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां थीं। 15 अगस्त 1953 को मोसादेक के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित हुआ। उसी दिन उनका तख्तापलट करने की कोशिश की गई, मगर वो किसी तरीके से बच गए। फिर उन्होंने शाह को निर्वासन में भेज दिया, लेकिन 19 अगस्त का प्रोटेस्ट निर्णायक साबित हुआ। इसी दिन मोसादेक को जान बचाकर भागना पड़ा। अगले दिन उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद शाह की वापसी हो गई, लेकिन उन्हें आम लोगों का सपोर्ट कभी नहीं मिला। शाह ने चाबुक के दम पर सत्ता चलाई। इस कवायद में वो अपने लोगों के लिए निरंकुश, जबकि पश्चिमी देशों के लिए मोहरा बनते चले गए। इसका खामियाजा उन्हें 1979 में भुगतना पड़ा। नंबर 3, इस्लामिक क्रांति। ईरान के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा और निर्णायक प्रोटेस्ट 1978 में शुरू हुआ था। इस वक्त तक लोग शाह की जातियों से परेशान हो चुके थे। शाह की खुफिया एजेंसी सवाक विरोधियों और पत्रकारों का टॉर्चर करने के लिए कुख्यात थी। शाह के शासन में महंगाई बेलगाम थी। आम लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं था। उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, मगर शाह की अय्याशी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा पनप रहा था। फिर जनवरी 1978 में तेहरान के एक अखबार ने अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखा। खुमैनी एक तरह से एक जाने माने शिया धर्मगुरु थे। वो शाह के शासन का विरोध करते रहते थे। 1963 में उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। फिर वो इराक चले गए। बाद के दिनों में वो फ्रांस में रहने लगे। निर्वासन में जाने के बावजूद ईरान के लोग उनको भूले नहीं थे। उनके उपदेशों और भाषणों की सीडी गुपचुप तरीके से ईरान पहुंचती थी। इनमें वो शाह के खिलाफ लोगों को भड़काते थे और जनता बड़े आदर से उनको सुनती थी। धीरे धीरे वो शाह विरोधी आंदोलन के प्रतीक बन गए। ऐसे माहौल में जब उनको अपमानित करने वाला लेख छपा तो लोग नाराज हो गए। पहली बार में मदरसे के छात्रों ने आंदोलन किया। फिर बेरोजगार नौजवान उनके साथ जुड़े। शाह को अपने खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट की उम्मीद नहीं थी। इन्होंने उसको गोली बंदूक के दम पर खत्म करने का आदेश दिया। इस कोशिश में कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए। इसने लोगों का गुस्सा और भड़का दिया। शिया मुस्लिमों में किसी के मरने पर 40 दिनों तक शोक मनाने का नियम है। जैसे जैसे लोगों को मारा जाने लगा, वैसे वैसे शोक की अवधि बढ़ती रही। इस तरह आंदोलन भी बढ़ता गया। फिर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। पूरा मुल्क ठप हो गया। शाह को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर जनवरी 1979 में शाह अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए। उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनकी सरकार नहीं बचेगी। वही हुआ भी। उनके जाने के कुछ दिनों बाद ही खुमैनी फ्रांस से वापस लौट आए। 11 फरवरी 1979 को फौज ने न्यूट्रल रहने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पहलवी वंश का पतन हो गया। फिर खुमैनी ने ईरान में इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। उनकी बनाई व्यवस्था अभी तक चल रही है, लेकिन समय समय पर इसका अस्तित्व खतरे में पड़ता रहता है। नंबर 4, एंटी खुमैनी क्रांति। इस्लामी क्रांति के महीने भर बाद ही इसकी मुखालफत होने लगी थी। इसकी पहली झलक मार्च 1979 में देखने को मिली। नई सरकार ने महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 50,000 से ज्यादा महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें बहुत जल्द हटा दिया गया। इससे समाज के आम लोग दूर भी रहे। उन्होंने उल्टा प्रदर्शनकारी महिलाओं को विदेशी एजेंट और इस्लाम को दुश्मन घोषित कर दिया। इस घटना ने खुमैनी को कट्टरपंथी शासन थोपने का मौका दिया। इस्लामी क्रांति के बाद दूसरा और बड़ा प्रोटेस्ट जून 1981 में हुआ, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पहले राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सद्र को महाभियोग लगाकर हटा दिया गया। वो खुमैनी के करीबी हुआ करते थे। दोनों कुछ वक्त निर्वासन में साथ भी रहे थे, लेकिन वो सरकार में धर्मगुरुओं और कट्टरपंथी मौलवियों को शामिल करने के खिलाफ थे। इसके चलते पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। आखिर में खुमैनी के निर्देश पर संसद ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया। बनी सद्र के हटने के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतरे। इसमें वामपंथी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल थे। अकेले राजधानी तेहरान में 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें बहुत जल्द कुचल दिया गया। बनी सद्र को ईरान छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने फिर से फ्रांस में शरण ली। इसके बाद तो सरकार ने विरोधियों को चुन चुनकर खत्म किया। 1981 से 1988 के बीच विरोधी धड़े के हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया।
सैकड़ों लोगों को फेक ट्रायल चलाकर मौत की सजा दी गई। इस तरह राजनीति और लीगल सिस्टम पर इस्लामी कट्टरपंथियों का शिकंजा कस गया। इस दौर में अयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वो 1989 में मुल्क के सुप्रीम लीडर भी बन गए। नंबर 5, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये वाला प्रोटेस्ट 2009 में हुआ था। उस साल ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इसमें महमूद अहमदी निजाद को विजेता घोषित किया गया था। विपक्ष ने इस नतीजे को मानने से इनकार कर दिया था। उसने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने फिर विपक्षी कैंडिडेट्स के दफ्तरों को बंद करा दिया, साथ ही विपक्ष के कार्यकर्ताओं को प्रोटेस्ट करने से रोकने लगे। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। लाखों की संख्या में लोग विपक्षी नेताओं के समर्थन में जमा होने लगे। ज्यादातर लोग हरे रंग के कपड़े पहनकर आए थे। विपक्षी कैंडिडेट्स का सिंबल था। उन्हें एकजुट करने में ट्विटर की बड़ी भूमिका बताई जाती है, इसलिए इसको ट्विटर क्रांति भी कहते हैं। ये सोशल मीडिया युग का पहला बड़ा प्रोटेस्ट था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। सरकार ने इसको आसानी से खत्म करा दिया। इस दौरान 70 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि लगभग 4000 को अरेस्ट किया गया था। नंबर 6, खूनी नवंबर। यह प्रोटेस्ट नवंबर 2019 में हुआ था, जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे। बहुत जल्द ये प्रोटेस्ट ईरान के 20 शहरों में फैल गया। बाद में प्रदर्शनकारी सुप्रीम लीडर खामेनेई को हटाने की मांग करने लगे। उन्होंने खामेनेई की तस्वीरें जलानी शुरू कर दी थी। जब हालात बेकाबू हुए तो सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया और प्रदर्शन को कुचल कर रख दिया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई में 300 से 1500 के बीच प्रदर्शनकारी मारे गए, जबकि 7000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2019 में कुछ दिनों के अंदर इतना अधिक खून खराबा हुआ था कि इस प्रोटेस्ट को खूनी नवंबर का नाम दे दिया गया। नंबर 7, विमेन लाइफ फ्रीडम। सितंबर 2022 में तेहरान से महसा अमीनी को मोरल्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसको ठीक से हिजाब न पहनने के कारण अरेस्ट किया गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस की हिरासत में महसा की मौत हो गई। आरोप लगे कि पुलिस ने उसको टॉर्चर किया था। महसा की मौत के बाद पूरे ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ। महिलाओं ने सरेआम हिजाब जलाया, उन्होंने अपने बाल काट कर विरोध जताया। बाकी दुनिया में भी ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। उसी दौरान मोरल्टी पुलिस पर बैन लगाने की मांग भी चली। नवंबर 2022 में खबर आई कि सरकार ने मोरल्टी पुलिस को भंग कर दिया, मगर ये सब छलावा था। 2023 आते आते वे फिर से सड़कों पर थे। उनका रवैया और क्रूर हो चुका था। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट 2023 में भी चलता रहा। इस बार भी इस्लामी शासन के खात्मे की मांग उठती रही, लेकिन सरकार इसे दबाने में भी सफल रही। इस प्रोटेस्ट के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। इसमें 68 नाबालिग भी थे। इसके अलावा 20,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। कईयों को मौत की सजा तक सुनाई गई। इसी तरह दंड भेद की नीति से ईरान का इस्लामिक शासन अब तक खुद को बचाता आया है, लेकिन अब की बार उसका बचना मुश्किल लग रहा है। उसके पुराने टिकड़म कमजोर पड़ रहे हैं, सरकार बेबस है। मगर जब तक पूरा सिस्टम ध्वस्त नहीं होता, कोई बदलाव अस्थायी ही रहेगा। एक चेहरा बदलने भर से ईरान का निरंकुश और कट्टरपंथी शासन नहीं बदलेगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी जरूरी है। ईरान में अभी जो निज़ाम है वो कतई बेदाग नहीं है। उसके खिलाफ गैर न्यायिक हत्या, भ्रष्टाचार, मानवाधिकार हनन, लोगों की आज़ादी छीनने जैसे संगीन आरोप हैं। लेकिन ये सरकार ईरान के लोगों ने ही चुनी है। इसका विकल्प भी ईरान के लोगों को ही चुनना चाहिए। अगर इसमें कोई दखल दे रहा है, उसका असली मकसद कुछ और भी हो सकता है। ये समझने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप 2011 का अरब स्प्रिंग उठाकर देख लीजिए। अरब स्प्रिंग के दौरान जहां कहीं तख्ता पलट हुआ, उनमें से ज्यादातर देश आज बर्बाद हो चुके हैं। निरंकुश और भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और अपनी पसंद का शासक ढूंढना दुनिया के हर नागरिक का हक है, लेकिन इसकी ऊर्जा स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए। अगर कोई इस आग में बाहर से घी डाल रहा है तो उसके पुराने कारनामों से सबक लेने और सतर्क रहने की भी जरूरत है, वरना नया अफगानिस्तान, लीबिया, इराक या सीरिया बनते देर नहीं लगती। ईरान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस प्रोटेस्ट से जुड़े हर बड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ त्रिपाठी को विदा दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।